26 मार्च 2021 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में के बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान प्रदान किया गया। यह व्यास सम्मान सन 2019 के लिए हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी औपन्यासिक कृति कागज की नाव के लिए दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी ने की। कार्यक्रम का संचालन सूरज बड़तिया ने किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। के बिरला फाउंडेशन के निदेशक सुरेश ऋतुपर्ण ने सभी आगंतुकों का सम्मान किया। आज की संध्या की सम्मानित कथाकार नासिरा शर्मा जी के नाम से कोई यहाँ अपरिचित हो ऐसा नहीं है। उनकी एक लंबी साहित्य यात्रा है। उन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में लिखा। कथाकार के रूप में वो ज़्यादा जानी जाती हैं, लेकिन उनके संस्मरण भी, उनके रिपोर्टाज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी कहानियाँ, उस पर टेलीफिल्में बनी हैं और वे स्वयं भी डॉक्यूमेंट्री और टेलीफिल्म और सीरियल से जुड़ी रही हैं। उन्होंने जो हमारे देश के लिए और बहुत बड़ा काम किया है, वो इस सब कॉन्टिनेंट में जो देश है हमारे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों के साहित्य को, उसके अदब को लेकर के जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक है। और वो काम इन सारे देशों को भारत से जोड़ता है, भारत को उनसे जोड़ता है, उन लोगों से जोड़ता है। हम सब लोग जो उन साहित्य से, उस साहित्य से परिचित नहीं है, उस सब को वो हमारे सामने लाई हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है और उसके लिए उनको जितनी भी बधाई दी जाए, उनके श्रम के लिए साधुवाद दिया जाए, वो कम है। अदब की बाई पसली नाम से जो उन्होंने 6 खंडों में विस्तृत अध्ययन किया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले समय में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। हीरो रोड, पारिजात जैसी कृतियों के बाद कागज की नाव और उनका जो कथा संसार है और लेखन है वो निरंतर जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और हमें उनसे अनेक नई कृतियाँ मिलती रहेंगी। मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले जो हमारे साहित्यकार हैं अब तक, ये 29वां पुरस्कार है। उसमें रामविलास शर्मा हैं, धर्मवीर भारती हैं, केदारनाथ सिंह हैं, गिरिराज किशोर हैं, धर्मवीर भारती हैं, कुंवर नारायण हैं, गोविंद मिश्र हैं, ममता कालिया हैं, मृदुला गर्ग हैं। उस पूरी पंक्ति के अंदर आज नासिरा शर्मा जी भी पदार्पण कर रही हैं। उनका विशेष रूप से स्वागत है व्यास सम्मान परंपरा को समृद्ध करने के लिए। पुरस्कार प्राप्त लेखिका का परिचय करवाने के साथ ही उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा कई विधाओं में लिखते हैं तथा कई भाषाओं की जानकार हैं। उपन्यास, रिपोर्टाज, लेख, संस्मरण, कहानी, आलोचना, बाल साहित्य तथा और भी विधाओं में आपकी गति है। इस कार्यक्रम को पुरस्कृत लेखिका ने अपने विचारों से समृद्ध किया। कागज की नाव दरअसल जो बीज था वो मेरी सृजन की धरती पर 1974 और 75 में गिरा था। तिनसुकिया ट्रेन थी और मैं शिलोंग जा रही थी। रास्ते में बिहार पड़ा। बिहार के कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसमें सूखे खेत थे, कुछ घास थी, कुछ पेड़ था, कुछ कीचड़ था और उसमें एक बच्चा खड़ा था। बच्चे का बड़ा सा पेट था, रंग बिल्कुल काला था और बहुत अवसाद में खड़ा था और नंगा था। नंगा कपड़ों से नहीं था, अपनी त्वचा से था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उसकी पसलियों का एक्सरे देख रही हूँ। तो ये दृश्य मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन था, खासकर तब जब मेरे 2 छोटे बच्चे थे।
और उस वक्त लगा कि मैं इस बिहार को देखूं और मैं इस पर लिखूं। उस वक्त जेएनयू में बिहार प्रांत के लोगों का इतनी भीड़ भी नहीं थी। मेरी किसी फैमिली जो है उसमें कोई फैमिली से मेरे वो भी नहीं थे कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती। तो बहरहाल मैंने शुरू किया और चक्कर भी एक दो लगाए बिहार के, और ये तय पाया कि ये उपन्यास मैं लिखूंगी। और मुझे इसका अफसोस है कि अगर वो उपन्यास उस वक्त आता तो एक बहुत ही मेरा जो अंदर की जो दुख था और संताप था उसकी तपिश उस उपन्यास में होती और बड़ी शिद्दत से होती। वो सियासी उपन्यास होता जिसमें शोषण और व्यवस्था के खिलाफ और जातिवाद होता, बहुत कुछ होता है। लेकिन देखिए इत्तेफाक यह होता है कि लेखक सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। मैंने पर्शियन पढ़ना तो शुरू कर दिया था और एक चक्कर भी ईरान के लगा आई थी इस बीच में, लेकिन हुआ कि 80 और 82 का जो मेरा सफ़र था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ और उसने मुझे मोड़ दिया ईरान की क्रांति और क्रांति की उस आवाज़ जो वहाँ के बुद्धिजीवी उठा रहे थे, लिखने, पढ़ने, सुनने, कहने की आज़ादी। वो मेरा वर्क था, अनजाने में उसमें जुड़ गई और ये नॉवेल रह गया। कसक काफ़ी रही और ये मेरा पहला नॉवेल होता, लेकिन उसकी जगह आया 7 नदियाँ, एक समुंदर और बहिश्त ज़हरा। तो बहरहाल 2003 में दुबई जाना हुआ तो एक रात मैंने फिल्म देखी दी पियानिस्ट। उसने इतना घुटन पैदा की और ऐसा लगा कि चिटक जाएगा दिल, क्योंकि वो यहूदियों की तकलीफ़ों की थी। और उसी दिन रात को मैंने कुछ लिखना शुरू किया मजदूरों पे। अब देखिए वो पॉलिटिकल चीज़ दूसरी थी और मेरे अंदर से एकदम से वो मजदूर निकल आए जिनको मैंने ईरान, इराक, अपने हिंदुस्तान में और इवन दुबई की बड़ी आलीशान उसमें लटकते देखा, कितना ऊपर जो इमारतें बन रही थी। तो वो एक ड्राफ्ट तो तैयार हो गया। अच्छा, उसमें जो दर्द था जिसको मैंने उठाया वो ये था कि जो कंपनीज थी जिनसे मजदूर सिग्नेचर के साथ और कायदे से जाते थे वो तो बहुत खुश थे, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी थी स्मगल करके लोग ले जाए जाते थे बिहार से। लोग कर्जा लेते थे, अपनी छोटी सी ज़मीन बेचते थे, जेवर बेचते थे और उनको मतलब मिट्टी जो ढो के जाती थी दुबई उस कश्ती में या प्याज के साथ उनको दाखिल कराया जाता था और फिर कंपनी वाला उनको वहाँ से छोड़ के गायब हो जाता था और उसके हाथ में पासपोर्ट भी था। और ये भी होता था कि यहाँ से धोखे से आप ले जाते थे गैर ज़रूरी कंपनी बना के और फिर सारे पासपोर्ट जो वहाँ कायदा है तो वो पासपोर्ट ले लिया जाता है और वर्किंग परमिट मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग और शर्मिंदगी का बायस थे कि हम लोग इतनी आज़ादी के बाद इधर ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। और मजदूरों के ऊपर क्या है, मजदूर आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। अब ये पहला जो हिस्सा निकला इस प्रॉब्लम पे वो था ज़ीरो रोड। और ज़ीरो रोड वो आईना था जिसमें आप पूरी दुनिया के मजदूरों को दुबई में काम करते देख सकते हैं। उसमें केरल था और हमारा बिहार था। तो फिर वहाँ से ये चीज़ उठी। अब ये परेशानी हुई कि इनकी तो फैमिली भी बहुत कुछ सह रही होगी, तो क्या मैं जिंदा मुहावरे की तरह एक चैप्टर बिहार का ले जाऊं और एक दुबई का। फिर मुझे लगा नहीं, यहाँ जो मर्द तन्हाई झेल रहे हैं और किसी औरत की तरह अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोई औरत तो थी नहीं, तो खाना पकाना, अपनी सेहत का ख्याल करना। तो उन दिनों एक इंटरव्यू मैंने लिया कि तुम लोगों को क्या फील होता है यहाँ आके, तो उसने कहा तो बहुत ज़्यादा तन्हाई और परेशानी लगती है, लेकिन ये क्या कम है कि हम यहाँ हैं और हमारी फैमिली अच्छी तरह से।
तो ये सवाल उठा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकारें क्या करती रही हैं, और हमारी बेकारी और हमारे ये मजदूरों को क्यों जाना पड़ रहा। जैसे ऋतुपर्ण जी ने कहा कि अपनी मर्जी से बाहोश तरीके से वो जाते हैं और मजबूरी से जाते हैं। तो पिछला जो उनका सारा कार्यक्रम है और आज का, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। मैंने ऐसे वक्त भी ट्रैवल किया है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा प्लान जो था वो मजदूरों से भरा रहता था और उनकी खातिर इसी तरह की जाती थी जैसे हम लोग की जाती है। तो वहाँ की सरकार जुल्म नहीं करती है, दरअसल शोषण एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का करता है, यहाँ भी करता है और बाहर की धरती पे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ज़ीरो रोड मेरा पसंदीदा और बहुत ही ज़रूरी मेरे लिए वो नॉवेल इसलिए है कि उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ आम आदमी कैसे पिसता है वो भी बहुत सारे सवाल थे। कुछ सालों बाद ये लगा मुझे कि अब मैं जो दूसरा पक्ष लेना चाहिए, जो आईने का अंधेरा हिस्सा है, और वो है सीवान के आसपास के छोटे छोटे गांव जहाँ सिर्फ औरतें हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, जवान गायब हैं। और उन औरतों पे क्या गुजरती है और बच्चों पे क्या गुजरती है। पैसे जो हैं हुंडी से आते हैं, जबकि हमारे यहाँ कानूनन गलत है, लेकिन गलत कैसे? बैंक आपने दिए नहीं तो वो हुंडी से आएंगे। तो ये सारी हकीकतें बड़ी दिलचस्प मुझे लगी। अच्छा, उसमें आ गई एकदम से मलका नूर यानी ज्योति रानी। उन्होंने आवाज उठाई और बड़े जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई। अब उस समाज में वो आवाज उठा रही है, उन मर्दों से आवाज उठा रही है जो समाज में खुद प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, बिना चेहरे वाले हैं। वो मर्द ज्योति रानी को क्या दे सकते थे? उनके अंदर की झुंझलाहट थी। और याद रखिए, दर्द जो होता है वो हिंसा बन जाता है कभी कभी, और जो जुल्म होता है वो आतंकवाद में बदल जाता है। और वही बिहार में होता है कि जब आपकी व्यवस्था आपको देख नहीं रही है, बहुत नीचे लोगों को समझ नहीं रही है, तो उन मर्दों के पास कोई जवाब नहीं था मलका नूर को जवाब देने के लिए। तो उन्होंने कहा बस इसको डाइन बना दो। डाइन बना दी गई और हत्या हो गई। नॉवेल खत्म हो जाता अपने सारे सवालों के बाद। इस नॉवेल का नाम मैं डाइन भी रख सकती थी। बाजार की दृष्टि से तो बहुत ही कैची था, लेकिन मैं रखना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस तरह से भंवर से निकल के एक नाम आए जो वो सारे कष्टों को बताए कि एक मजदूर जाता है, 5 साल कमाता है और जब पैसे लाता है तो उसके खर्च हो जाते हैं, और जो खरीद के लाता है टेलीविजन, कंबल, तो फिर बिकते हैं और उसका खर्च चलता है। तो ये खेल क्या है? तो अब उसमें मुझे नाम तलाश करना था। बचपन से मेरी एक आदत है, वो मैं समझ नहीं पाती हूँ। सिगरेट की पन्नी मिलेगी, चॉकलेट की पन्नी मिलेगी, अखबार से गिरा हुआ इश्तिहार मिलेगा, उसकी मैं नाव बनाती थी। तो एक बार डॉक्टर शर्मा ने पूछा आखिर ये क्यों बनाती हूँ? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर आज से बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने किसी नॉवेल का नाम जरूर रखना नाव। एकदम से उनकी बात याद आई तो मुझे रूपक मिल गया। बरसात में हम लोगों ने भी नाव नालियों में डाली और आगे जाके डूब गई। तो ये बहुत बड़ा इसका कागज की नाव का मैंने नाम रखा। मेरा बहुत दिल था कि जैसे जिंदा मुहावरे में अवधि का इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही मैं भोजपुरी का करूँ। बहुत लोगों ने मना किया कि नहीं, आप भोजपुरी नहीं लाएंगी। और जो उर्दू के बिहारी राइटर्स हैं वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल भोजपुरी का करते हैं। हिंदी में भी इतने बड़े बड़े डायलॉग नॉवेलों में भोजपुरी के नहीं आए हैं। चूंकि मुझे भोजपुरी आती नहीं थी,
तो नॉवेल तो लिख गई थी और जगह जगह मैं चाह रही थी कि भोजपुरी हिंदी में भोजपुरी का ट्रांसलेशन हो जाए। और मालूम हो रहा था कि हर आदमी अपने अलग तरह से बह रहा है, उसको कन्वर्ट हमने किया और वजूद में आई कागज की नाव। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी ने लेखिका के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए ये बताया। मुझे लगा कि ये इस उपन्यास में जो सादगी है वह यातना से निकली है और वह बराबर ऐसे प्रसंगों का सामना करती है, उनसे लड़ती है जो सादे नहीं हैं। इसलिए खाली वो सादगी का चित्रण करने के लिए सादगी नहीं है, बल्कि वो एक लड़ाई है जो इस उपन्यास में चल पड़ी है। मैं यहाँ एक बड़ी डिबेट है उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। समय कम है फिर भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि अज्ञेय जी ने एक लेख लिखा था संघर्ष का रचनात्मक उपयोग, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि 2 महायुद्धों के बीच का जो समय है उसमें जो कथाकार थे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में ही उलझे रहे और वो जीवन की और मनुष्य की समग्र मानवीय स्थिति का सामना नहीं कर सके। तो उनमें कोई समग्र मानवीय स्थिति की कथा नहीं है। और ये प्रेमचंद और दूसरे लोग जो समय कथाकार थे ज़्यादातर, वो क्योंकि उसी बीच जैनेन्द्र भी थे, तो जैनेन्द्र तो समग्र मानवीय अवस्थिति के रचनाकार हैं, लेकिन प्रेमचंद हुए या इस तरह के जितने लेखक हुए वो समग्र मानवीय अवस्थिति के रचनाकार नहीं। एक तरह से जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों से सीधे साधे ढंग से जो कथा लिखी जाती है वो मानवीय स्थितियों के विरुद्ध, समग्र मानवीय स्थितियों के विरुद्ध होती है। और इसका आपको इसकी विडंबना पता चलेगी कि जिन कथाकारों ने संघर्ष को एक एस्थेटिक श्रेणी, एस्थेटिक कैटेगरी बनाया, उस संघर्ष का रचनात्मक उपयोग वो लोग नहीं कर सकते। किन लोगों ने किया? अज्ञेय जी ने बताया कि वो और समस्त भारतीय परिस्थिति में उन्होंने कहा, समस्त भारतीय लेखकों को ध्यान में रखते हुए कि 3 ही रचनाकार हैं जिन्होंने संघर्ष का रचनात्मक उपयोग किया है, टैगोर, जैनेन्द्र और अज्ञेय। खुद उन्हीं का लिखा हुआ ये वाक्य है। आप कल्पना करके देखिए कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों पर लिखते हैं और उन्हीं के बीच गरीबी वगैरह तमाम चीज़ें जिनके बारे में नासिरा जी ने खुद बताया, तो जो उन पर लिखते हैं उनमें रचनात्मकता, उनके संघर्ष में रचनात्मकता नहीं है। तो इस बात का प्रत्याख्यान जिन लोगों ने किया उन्हीं लेखकों की श्रेणी में नासिरा जी आती हैं। तो बल्कि उन लोगों का एक उल्लेख कर दूं कि आत्मा का साइलेंस जोन ये लोग ढूंढते रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद हुए, भीष्म साहनी हुए या नासिरा जी हुई, ये आत्मा का साइलेंस जोन नहीं खोजते।
वे जीवन की तकलीफ़ों और यातनाओं में बिलबिलाते हुए और उनकी स्थितियों को में गहरे बैठते हुए ये लोग लिखते हैं। तो ये लोग मुझे बराबर लगता रहा है कि संघर्ष का रचनात्मक उपयोग करते हैं। और ये जो डिबेट चलाई गई थी वो डिबेट एक तरह से पूरे हिंदी साहित्य के लेखन को एक तरह से उसमें एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। मैं इस सादगी का एक रूप इनके उपन्यास से देना चाहता हूँ। सास ससुर हम गरीब थे, मेहनत कश लोग थे, माँ के घर में तो और भी तकलीफ़ें थीं। हम साथ साथ मेहनत करते और थक कर सो जाते थे। भूखे पेट को भरने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता था, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता था। ऐसे मौक़ों पर लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए दर्द उभरता था। इसे लगाव कहो या भरोसा हमारे भीतर बहुत था। ये सादगी का नमूना है और श्रम है, और श्रम जैसे डिफाइन कर रहा है मनुष्य को। और ये सादगी में ही जिसने भी कहा है बहुत सादे ढंग से ही कहा कि श्रम कैसे मनुष्य को डिफाइन करता है। और इस सादगी को इन्होंने लड़ाया है एक परिस्थिति से जो बताया अभी नासरा जी ने कि बाहर से पैसा आने लगा। जो ये सादगी को याद रखेगा वो जानता है कि याद रखो अकेला पैसा तहजीब नहीं लाता है, कलह लाता है, खुद गर्जी और दुश्मनी लाता है। आज हमारा शहर, हमारे लोग उसकी चपेट में आ गए हैं। पैसे के लालच ने उन्हें अंधा बना दिया है। ये जो सादगी में भरोसा रखने वाला लेखक है, श्रम में भरोसा रखने वाला लेखक है, वही कह सकता है कि लालच ने हमें अंधा बना दिया है। साथ साथ ये जो मार्केट द्वारा उपस्थित संस्कृति है उस संस्कृति का विरोध किया जा रहा है। तो सादगी ने हमेशा ही विरोध किया है। इसकी परंपरा बड़ी लंबी है और उस लंबी परंपरा में ऐसे लोगों को कह दिया जाता है कि परंपराएं हैं, लेकिन परंपरा में एक और बड़ी चीज़ होती है जिसको भूलना नहीं चाहिए, और वह है गहराई का आयाम, डेप्थ का डायमेंशन होता है। तो मैं केवल इसी आधार पर मैं परंपरा को बहुत एक मूल्यवान विचार मानता हूँ। कार्यक्रम के समापन के पश्चात हमने लेखिका नासिरा शर्मा जी से उनकी इस कृति और कुछ उभरे मुद्दों पर बातचीत भी की। आइए देखते हैं उसके संक्षिप्त अंश। आपको ये जो कागज़ की नाव के लिए, इस औपन्यासिक कृति के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, तो हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर कुछ इस रचना को न भी पढ़ पाएँ तब भी वो जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मज़दूरों को लेके मैंने एक कहानी बुनी है जिसका पहला पार्ट मैं कहूँगी ज़ीरो रोड है, जो दुबई के बैकग्राउंड पे है, और दूसरा जो है उनकी फैमिली पे है जो सीवान ज़िले के छोटे छोटे गांव से उठती हैं। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये लोग बाहर कमाने जाते हैं, पीछे नेग्लेक्ट होती है उनकी फैमिली, परिजन जो भी और दूसरा ये है कि वो खुद सुख से वंचित होते हैं पारिवारिक।
तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और मेरे ख्याल से इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए।